नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम किसी एक विषय पर आपको पूरी गहराई के साथ उसके तमाम आयामों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी एक विषय पर आपको सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। आज हम दरअसल एक ऐसा मुद्दा आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हो सकता है थोड़ा सा विवादास्पद हो। आज मैं आपके सामने ये कहने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप मेरी बातों को सुनकर चौंक सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, और अगर आप समर्थक हैं तो परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि G20 की कामयाबी में ये सवाल पूछना शायद गुनाह है, लेकिन सच्चाई शायद यही है, कम से कम मेरी नजर में। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक मुश्किल भरा क्षण हो सकता है। आप सब लोगों को याद होगा, जब 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने क्या नारे दिए थे। उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने यह भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। साथ ही साथ बीच में वो ये भी कहते हुए पाए गए थे कि 2021 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। वो वादा भी आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था किसानों की आय 2021 तक दुगनी हो जाएगी। और वो वादा तो आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हर खाते में मेरी सरकार आने के बाद 15 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? 1 साल तक उन्होंने आंदोलन किया था। क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई? क्या लोगों के खातों में 15 लाख रुपए गए? और क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हां, यह जरूर कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था अपनी साइज में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये दोनों तथ्य पूरी तरीके से सही है, लेकिन अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए है क्योंकि अगर हम आंकड़ों की जुबानी आपको कहानी बताएंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, वो दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था के मोमेंटम की वजह से ऑटोमेटिकली इस वक्त तक, बल्कि इसके थोड़े पहले तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती और भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था होती। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की वजह से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। और अगर उनकी तुलना आप मनमोहन सिंह के पिछले 10 सालों से करें तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। आंकड़े बिल्कुल सच कहानी आपके सामने बयां करते हैं। पिछले 10 सालों की तुलना में, यानी पिछले 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का जो आकार है, यानी 2014 से लेकर 2023 तक और मनमोहन सिंह की 2004 से लेकर 2014 तक, सिर्फ 2 आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा और इन 2 आंकड़ों की वजह से आपको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर काम कर रही थी, ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही थी, ज्यादा लोगों की आय बढ़ी थी। 2004 से 2024 के बीच में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री 2004 में बने थे, तो उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी का जो साइज था वो $0.729 ट्रिलियन था, यानी $729 बिलियन उसका साइज था। और जब मनमोहन सिंह ने 2014 में अपने पद से हटे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था $2.03 ट्रिलियन हो गई। यानी तकरीबन जब उन्होंने अर्थव्यवस्था, जब प्रधानमंत्री बने थे और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, इस बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में 2.8 गुना की वृद्धि हुई। जी हां, 2.8 गुना की वृद्धि हुई। अब जरा हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में क्या हुआ। जाहिर सी बात है, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उस वक्त
मनमोहन सिंह के समय की जो अर्थव्यवस्था का साइज था, यानी 2.03 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी। और आज 2023 में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर हो गई है 3.74 ट्रिलियन डॉलर। कितने गुना बढ़ी? लगभग 0.8 गुना बढ़ी। यानी मनमोहन सिंह के जमाने में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें 2.8 गुना की वृद्धि होती है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसमें 0.8 गुना की वृद्धि होती है। इसका मतलब यह कि जो मनमोहन सिंह के जमाने में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें ज्यादा तेजी से विकास हुआ, ज्यादा वृद्धि उसमें हुई। इसी के साथ साथ अगर हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पर भी नजर डालें तो पर कैपिटा इनकम 2004 में 624 डॉलर थी और जब मनमोहन सिंह ने अपना पद छोड़ा तब ये 1560 डॉलर हो गई, यानी लगभग 2.5 गुना की वृद्धि, 2.5 गुना की वृद्धि हुई। यानी लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 10 सालों में वो 624 डॉलर से बढ़ के 1560 डॉलर हो गई। और नरेंद्र मोदी के जमाने में 2014 में 1560 जब उन्होंने अर्थव्यवस्था की कमान संभाली थी और 2023 में अभी वो प्रधानमंत्री हैं, अभी चुनाव होना है, इस दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हुई है 2601 डॉलर, यानी लगभग 0.8 गुना। 2000 मनमोहन सिंह के जमाने में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि होती है और नरेंद्र मोदी के जमाने में 0.8% की 8 गुना की वृद्धि होती है, यानी 1500 से बढ़ के 2600 डॉलर हो जाती है। ये दो आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल देश की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के जमाने में नरेंद्र मोदी की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर रही थी, ज्यादा तेजी के साथ उसमें वृद्धि हो रही थी, लोगों की आय बढ़ रही थी, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में काफी फासला दिखाई पड़ता है। अब इस दौरान एक और सवाल हमारे और आपके मन में आना चाहिए, वो ये है कि क्यों नरेंद्र मोदी के जमाने में जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर मनमोहन सिंह के जमाने की अर्थव्यवस्था की तुलना में उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ी। अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हम आपको सिर्फ जीडीपी ग्रोथ है वो 2014 से लेके 2022 तक हर साल कितनी जीडीपी ग्रोथ है, किस गति से भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई है, उस पर एक नजर डालते हैं। 2014 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.41% थी, 2015 में 8.00% थी, 2016 में 8.26% थी। यानी 14, 15 और 16 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही थी, लेकिन नाटकीय तरीके से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। 2017 में 8.26 से घट के होती है 6.80, 2018 में 6.45%, 2019 में 3.87% और 2020 में जब महामारी आती है तो -5.83% हो जाती है। 2021 में फिर बढ़ता है 9.05 और 2022 में 7%। तो 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चल रही थी, बहुत तेज गति से चल रही थी। अगर उसी गति से अगर चलती होती तो भारत जो 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उसको करीब 2 साल पहले ही वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती। लेकिन 2016 में आप सबको याद होगा अच्छी तरीके से, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक जो है वो घोषित कर दिया था कि नोट बंदीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया था और तकरीबन 85% जो हमारे करेंसी नोट थे उनको वापस ले लिया गया था और उसका जो असर पड़ा उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। और यही कारण है कि 2016 में जो भारत की अर्थव्यवस्था 8.26% की रफ्तार से ग्रो कर रही थी वो अचानक गिर के 6.8 होती है, फिर 6.45 होती है और 2019 में आके जब लोकसभा के चुनाव होने तक तब 3.87%। 3.87%। महामारी के दौरान फिर एक ब्लंडर किया जाता है, वो ये कि अचानक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाता है बिना ये सोचे समझे कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और उसकी वजह से भी भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी और भारत जो है -5.83 से ग्रो किया है। जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया वो भी बहुत ही गलत तरीके से लागू किया गया, उसका भी असर पड़ा और जो
जो छोटी और मध्यम श्रेणी के उद्योग थे, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वो बंद हुए। अगर ये 3 चीजों को अगर ठीक से लागू किया गया होता तो भारत की जो अर्थव्यवस्था आज है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तकरीबन 2 साल पहले वो हो जाती। अब आज अगर हम आपको लेकर आते हैं तो ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि दरअसल मनमोहन सिंह जो है, जो का प्रधानमंत्री काल था, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल से काफी बेहतर था। अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से ग्रो कर रही थी, लोगों की आय बढ़ रही थी। आज की स्थिति जो है, इस स्थिति में जो आंकड़े, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इन सरकार की तरफ से आंकड़ों पर अब दुनिया के कुछ बड़े अर्थशास्त्री उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने बताने की कोशिश की कि जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अशोक मोदी नाम के एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने आंकड़ों के हिसाब से कहा कि दरअसल भारत का जो ये 7.8% का आंकड़ा बताया जा रहा है वो 7.8% नहीं बल्कि 4.5% है। सरकार की तरफ से इसका खंडन करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि दरअसल अशोक मोदी ने जो आंकड़ा पेश किया है वो सही नहीं है और उन्होंने गलत तरीके से देखने की कोशिश की है। इसके पहले भी भारत की जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े थे उस पर सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर भी खड़े हो चुके हैं। उस विवाद पे हम फिलहाल नहीं पड़ते, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा जरूर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गहरे सवाल आज की तारीख में है। इसके बावजूद कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब अगर मौजूदा हाल के बारे में अगर हम आप देखें, और क्यों मैंने ये कहा था कि 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि आज जो वायदे किए गए थे कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 2023 में लोग महंगाई से बुरी तरीके से त्रस्त और परेशान है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको अंदाजा लगेगा कि 2023 में अप्रैल, जून और साथ ही साथ मई, जून और जुलाई के आंकड़े अगर हम आपको दिखा दें तो महंगाई इस वक्त हालत यह कि अप्रैल में 4.7% थी, मई के अंदर 4.25% हुई, जून में 4.87% महंगाई दर हुई और जुलाई में बढ़ के हो गई 7.44%। 7.44% ये इन्फ्लेशन रेट है। ये काफी ज्यादा है और इसका असर जब आप मार्केट जाते हैं, खरीदारी करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसका अंदाजा लगता है कि दरअसल हर चीज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा महंगी हो गई। यहां तक कि आपका जो किचन है, जो रोजमर्रा खाने के सामान है, उसमें भी आशातीत इस वक्त वृद्धि दिखाई पड़ रही है। टमाटर, आप सोचिए, टमाटर जो हम रोज खाते हैं, हमारे किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे हर सब्जी में लगभग टमाटर पड़ता है, कुछ लोग तो दाल में भी टमाटर डालते हैं। टमाटर पिछले दिनों उसके दाम में जो आग लगी थी वो अप्रत्याशित थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। 176% महंगा हुआ था टमाटर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 250 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिका, 200 रुपए किलो के साथ टमाटर बिका और उसकी वजह से सरकार को खुद सरकारी खरीद के लोगों को सरकार सस्ते दाम पे देने की जरूरत पड़ गई। जीरा 158% उसमें महंगाई दिखाई पड़ी, मिर्च 20% उसमें महंगाई दिखाई, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये क्रिसिल नामक एक संस्था के आंकड़े। तो टमाटर 176%, जीरा 158%। जब इतना महंगाई हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका असर तो लोगों की जिंदगी के ऊपर पड़ेगा। लोग सोचेंगे उसके बारे में। आपकी थाली कितनी महंगी हो गई अगर एक आंकड़ा डालते हैं तो जो शाकाहारी थाली है 24% उसमें वृद्धि हुई, मांसाहारी थाली में 13% की वृद्धि हुई। अब ये तो थे महंगाई के आंकड़े। तो लोग तो ये सवाल पूछेंगे कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गया आपका वायदा, क्यों महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है? और जब सरकार से सवाल पूछे तो कहा जाता आप टमाटर क्यों खाते हैं? बेरोजगारी, कहा गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज की तारीख में बेरोजगारी भारत के इतिहास के सबसे ऊंचे मकाम पर। और आपको याद होगा जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था और उस वक्त ये कहा गया था कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 45 साल के सबसे ऊंचे मकाम पर, यानी सबसे ऊंची बेरोजगारी उस जमाने में थी। और सरकार ने जो आंकड़ा था बेरोजगारी का वो देने से मना कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पकौड़े तलिए, वो भी अपने आप एक रोजगार है। बेरोजगारी के आंकड़ों का हालत यह है कि अप्रैल महीने में 8.11%, जून के महीने में 8.6%, अगस्त के महीने में 7.9%, यानी 8% के हिसाब से बेरोजगारी इस वक्त देश के अंदर है, बढ़ रही है।
लेकिन इसमें जो एक दूसरा आंकड़ा है वो भयावह आंकड़ा है। जो 15 से 24 साल, यानी जो लोग एजुकेशन से निकल रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनके बीच में बेरोजगारी एक भयानक समस्या बनकर हमारे सामने है। 15 से 24 साल के बीच में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 28.3% है। 28.3% 15 से 24 साल के बीच में। ये जो आंकड़े हैं, यानी युवा वर्ग को आज नौकरी नहीं मिल रही है, और जो नौकरी मिल भी रही है वो उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता, उनकी शैक्षणिक योग्यता की तुलना में बहुत कम है। यानी जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं उनको इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिली, उससे कुछ और नौकरी मिल रही है, बहुत ही सब स्टैंडर्ड नौकरी उनको। जो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं उनको ग्रेजुएशन लायक नौकरी नहीं, बल्कि उससे कम की स्थिति की नौकरी मिल रही है। तो ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, इन आंकड़ों के आधार पे आज की तारीख में अगर मैं ये सवाल आपके सामने कर रहा हूं और ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है वो एक असफल सरकार है, और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश की गई है उसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो क्यों ना यह कहा जाए कि 2024 उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और इन 10 सालों का जब आकलन किया जाएगा तो देश में और देश के बाहर भी लोग ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जो वायदे करके आए थे वो वादे नहीं निभा पाए, उसकी जगह कुछ नए वायदे वो करने लगे, जिस पर कोई क्यों यकीन करे। सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।